विल स्टडी द रिमेनिंग चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया गया था उसमें हमने लगभग हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और इस चैप्टर में हम बचा हुआ पार्ट जो है वो पढ़ेंगे अब। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास, है ना। करी की कुछ और अलग हैबिट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। करी जो है राइप बनानास खाने का शौक उसको पैदा हो जाता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मस्ट टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। और खुद का ख्याल रखने वाला इंसान वो बन जाता है एक तरीके से। खुद सेल्फ हेल्प की फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। और बड़ी डिग्निटी के साथ में वो चिडिंग को एक्सेप्ट भी करने वाला बन जाता है ना, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके लिए डिजर्व करता है। चिडिंग का मतलब है यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना, ब्लेम करना, या फिर इस तरह की चीज़ें। क्रिटिसाइज़ करना मेनली, यानी जब कोई कोई गलती करता हो कोई इंसान और फिर वो हम उसको क्रिटिसाइज़ करें तो फिर उसको उस चीज़ पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके लिए डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने वो गलती की है। उसको बोलते चिडिंग। तो बड़ी डिग्निटी के साथ में रेस्पेक्टफुल तरीके से वो चिडिंग को एक्सेप्ट भी करता है। तो आगे यहाँ पे बात करते हैं डिटेल से। करी वॉज लाइक ए बेबी। करी जो एक बेबी की तरह था, एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। तो क्योंकि वो एक बच्चे की तरह था, उसको सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत थी। अगर आप उसको अच्छा बनाना है तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा। अगर आपने वो नॉटी है जिस वक्त में और आपने उसको उसकी मिसचिफ के बारे में नहीं बताया कि वो गलत कर रहा है या फिर शैतानी कर रहा है या ख़राब काम कर रहा है, अगर आप उसको बताओगे नहीं तो वो अपने अंदर इम्प्रूव भी नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर वो चीज़ें और ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, वो बदमाशियाँ और ज़्यादा उसके अंदर पैदा हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनाना स्वीट। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन किसी ने उसको जो है बनानास खाने के लिए दे दिए। वेरी सुन ही डिवेलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। अब उसको जो है फॉन्ड हो गया वो फिर बनानास खाने का, उसको अच्छे लगने लगे और उसके अंदर उन बनानास को लेके ज़्यादा शौक पैदा हो जाता है। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। राइटर यहाँ पे कहते हैं हम बड़ी प्लेट्स रखते थे विंडो के पास में, उनमें हम फ्रूट रखा करते थे प्लेट्स के अंदर। डाइनिंग रूम में जो विंडो थी उसके पास में एक टेबल पर हम फ्रूट्स रखा करते थे प्लेटों के अंदर। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन क्या होता है, सारे जो बनानाज थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और मेरी फैमिली ने सर्वेंट्स को ब्लेम किया इस चीज़ के लिए कि जो बनानास जो रखे हुए थे वो सर्वेंट्स ने खा लिए हैं। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन। चलो एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन अगले दिन फिर ऐसा होता है, कुछ दिन बाद फिर ऐसा होता है, फिर से जो है फ्रूट्स डिसअपीयर हो जाते हैं। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। राइटर कहता है कि इस बार जो ब्लेम लगाया गया वो मेरे ऊपर लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। लेकिन मुझे तो पता था कि ये काम मैंने नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। और इससे मुझे बड़ी नाराज़ी हुई। होता भी अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर हमें ब्लेम किया जाए तो हमें फिर नाराज़ी होती है। तो इसी तरीके से राइटर को भी होती है। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, है ना। मैं ये श्योर था मैं इस बात को लेके कि ये फ्रूट्स लेने का काम किसी और ने किया है। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, है ना, अगली बार फिर जो है फिर फ्रूट डिसअपीयर हो जाते हैं। ये तीसरा चांस था। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मेल्स अप इन करीज पेविलियन। और बाई चांस मैंने क्या देखा कि करी जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक बनाना स्मैश्ड कंडीशन में पड़ा हुआ था, कुचला हुआ पड़ा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ बनानास देख करके करी के पेविलियन में। क्यों हुआ? फोर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स। वो कहते हैं कि राइटर कहते हैं कि ये मुझे सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी करी के पेवेलियन में बनानास नहीं देखे थे, क्योंकि वो ट्विग्स खाता था, ट्विग्स पे वो पलता था। ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, है ना, ट्विग्स खाता था वो। या उसको ट्विग्स दिए जाते थे खाने के लिए, पेवेलियन में उसको प्रोवाइड करवाए जाते थे। तो फिर बनानास का वहाँ पे क्या काम? नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम। अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। मैं सोच रहा था फ्रूट लेने के बारे में कि क्यों ना जो है फ्रूट लिया जाए। कहाँ से ले जाएं? टेबल से, विदाउट माई पेरेंट्स
है ना, पेरेंट्स की परमिशन के बिना, विदाउट माई पेरेंट्स की परमिशन के बिना जो है फ्रूट्स लेने के बारे में वो सोच ही रहा था, दिमाग में उसके कुछ चल रहा था। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज। उसी दौरान क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कोई चीज़, लंबी साइज़ की कोई चीज़, है ना, जो कि बिल्कुल स्नैक की तरह दिखती है, सडनली कैम थ्रू द विंडो, अचानक विंडो से जो है वो अंदर आती है वो, एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे बनानाज लेकर के वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। वो कह रहा मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी बनानाज खाते हुए नहीं देखा स्नैक्स को, है ना। मैं बहुत डर गया, क्यों डर गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा स्नैक्स को बनाना खाते हुए, और मैंने सोचा कि ये कोई भयानक टेरिबल स्नैक है दैट वुड स्नीक, जो अंदर आ गया एंड टेक फ्रूट को लेकर के चला गया। आई क्रैट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम से बाहर भागा, एंड विद ग्रेट फियर, और मैं बहुत डरा हुआ था। इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था, मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था, और मैं उस डर के साथ जो है रूम से भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। भगने का रीज़न क्या था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और उसको इस तरह की फीलिंग्स हो रही थी कि स्नैक्स वापस आएगा घर के अंदर, वो सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम लोगों को भी खा जाएगा। इस तरह की फीलिंग्स जो है राइटर के मन में पैदा हुई, इसलिए वो रूम से निकल करके भागा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आयशा करीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन एंड आई वाज सो फ्राइटेंड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। तो एज आई वेंट आउट, जैसे ही बाहर गया, आयशा करीज बैक डिसअपीयरिंग, मैंने देखा करी के पिछला हिस्सा जो होता है, मैंने वो देखा, वो गायब होते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, यानी वो करी पेविलियन के अंदर घुस रहा था और उसको पिछला हिस्सा उसका दिखाई दिया। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एंड आई वाज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं चाहता था कि करी के पास मैं चला जाऊँ, ताकि मुझे कुछ राहत मिले, कुछ मुझे रिलैक्स मिले, या मेरे डर डर दूर हो, है ना, मुझे उसकी कंपनी मिले, उसकी कंपनी में वो चीयर करना चाहता था, वहाँ पर जाकर के थोड़ा खुशी हासिल करना चाहता था। आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, इसी पर्पज से मैं उसके पीछे दौड़ा, पेविलियन की तरफ गया, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने वहाँ पर जाकर के क्या देखा कि जो करी जो है बनानास खाने में लगा हुआ है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और बड़ा एस्टोनिश्ड था मैं, है ना, मैं बहुत सरप्राइज था देख करके। द बनानास वर लाइंग स्टून ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ उसके बनानास फैले हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, मैंने उसको देखा कि वो क्या कर रहा है, अपने ट्रंक को फैला रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, जो कि एक बनाना वहाँ पे पड़ा हुआ था उस पर पहुँचने के लिए, है ना, जहाँ पे वो खड़ा हुआ था वहाँ से खड़ा होकर के जो बनाना पड़ा हुआ था उस बनाना को लाने के लिए वो अपनी सूंड को फैला रहा है। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, जब वो अपनी सूंड को, अपनी ट्रंक को वो स्ट्रेस कर रहा था, फैला रहा था, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल किसकी तरह लग रही थी, स्नेक की तरह लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज अ थीफ, और मेरे अब समझ में आ गया, मुझे रियलाइज़ हो गया, मुझे महसूस हो गया कि ये जो काम किया है बनानास को स्टील करने का, चोरी करने का, वो किसने किया है, करी ने किया है खाने का, वही रियल थीफ है ना, क्योंकि बिल्कुल ये चीज़, उसकी ट्रंक बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही थी जो चीज़ मुझे कहाँ दिखाई दे रही थी, विंडो के अंदर। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसका कान पकड़ा, एंड जोयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दिस मैनी वीक्स, है ना। उसने कहा देखिए, मैं कान पकड़ के उसको लाया, बड़ा मैं जॉयस था, खुश था, मैं उसको पकड़ के ला रहा था, क्योंकि खुश इसलिए था क्योंकि मैं अपने आप को साबित कर पाया कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, बनानास मैंने नहीं खाए बल्कि करी ने खाए हैं, मैंने जो असल गुनहगार था उसको मैंने पकड़ लिया था। सोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, देखिए ये जो बनानास जो खाए थे मैंने नहीं खाए थे, बल्कि उनको खाने वाला कौन है, करी है। देन आई स्कॉल्डेड हिम, फिर मैंने उसको धमकाया। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, है ना, क्योंकि मैंने उसको धमकाया, और बिल्कुल एलिफेंट्स भी बिल्कुल ऐसे ही समझते हैं जैसे कि हम बच्चों को समझाते हैं, उसी तरीके से एलिफेंट्स भी सारी बातें समझते हैं, वर्ड्स को समझते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, मैंने कहा अगली बार तुम्हें मैंने अगर इस तरीके से फ्रूट्स स्टील करते हुए देख लिया, चोरी करते हुए देख लिया, यू विल बी विप्ड,
यानी तुम्हारे कोड़े मारे जाएंगे। ब्यूटी का मतलब यहाँ पे कोड़े मारने से। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था कि हम सब उससे नाराज थे। इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी नाराज थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसके प्राइड को, है ना, उसको इतनी चोट पहुंची करी को इस बात से, वो इतना इंजर्ड हो गया, उसका प्राइड इतना इंजर्ड हो गया कि उसने उसके बाद डाइनिंग रूम से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराई। तो देखिए यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन बीइंग की तरह एनिमल्स में भी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी अच्छी बुरी बातों को समझते हैं। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम। उसके बाद कोई भी उसको जो है कोई फ्रूट दिया करता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम, तो वो एक आवाज़ निकालता था इस तरीके से जैसे कि वो थैंक एक्सप्रेस कर रहा हो, धन्यवाद दे रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, है ना, बट इफ़ यू पनिश विद हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग डन रॉन्ग। अगर किसी एलिफेंट ने गलती की है, रॉन्ग डीड किया है, गलत काम किया है, मिस्टेक की है, तो उसको पनिशमेंट आप दोगे तो चलेगा, वो उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर तुम बिना रीज़न के एलिफेंट को पनिश करोगे, उसको मारोगे, उसको बीट करोगे, तो ध्यान रखिए वो सारी बातों को ध्यान रखता है, एलिफेंट सारी बातों को ध्यान रखता है और निश्चित रूप से एक दिन वो वापस वो बदला लेता है। इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, यहाँ पे है बदला लेने से, पे बैक योर ऑन कॉइन, यानी वो वापस जो है बदला लेगा तुमसे, बिल्कुल निश्चित रूप से। करी इज़ ए फास्ट लर्नर, इसके अलावा बताए करी जो एक फास्ट लर्नर है, जल्दी से सीखने वाला है। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, उसने सभी साउंड्स पे, सिग्नल्स पे मास्टरी हासिल कर ली है, महारत हासिल कर ली है जो उसको सिखाए गए हैं, जो कॉल्स उसको सिखाई गई हैं, जो साउंड्स उसको सिखाई गई हैं, जो सिग्नल्स उसको सिखाए गए हैं, उन सारे सिग्नल्स को वो जान चुका है, सारी आवाज़ों को पहचानता है और उस पर उसकी मास्टरी हासिल हो गई है। रिजवन लेसन, एक लेसन है, दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, एक एलिफेंट्स को सीखने में लगभग 5 वर्ष लगते हैं। करी इज़ नो एक्सेप्शन, और करी भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, यानी उसको भी इतना ही टाइम लगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। कह रहा है एलिफेंट को सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। व्हेन टू सिट डाउन, कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, और उसको सारी चीज़ें ऐसे सिखानी पड़ती है जैसे बच्चे को सिखाई जाती हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसको कान पकड़ के उसको धत बोलोगे, है ना, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो इससे बैठना सीखेगा, यानी उसको बैठना सिखाने के लिए ये बोला जाता है धत। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल इज ट्रंक फॉरवर्ड, इसी तरीके से आप उसको मौली बोलोगे और उसकी ट्रंक को आगे बढ़ाओगे, खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो समझ जाता है कि अब मेरे को सिग्नल दिया गया है आगे चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, करी जो है इस चीज़ को सीखा, माली इसको सीखा वो कितने लेसन्स के बाद में, 3 लेसन्स के बाद में। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत जो है सीखने के लिए, उसको यानी बैठने वाला जो कॉल था, सिग्नल था, उसको सीखने के लिए उसको जो है 3 weeks लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो और बैठने के मामले में वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आपको पता है एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि देखिए दिन पे दिन जो है एलिफेंट का होता जाएगा, टॉल होता जाएगा, लंबाई उसकी बढ़ती जाएगी, तो फिर उसकी कौन उसकी केयर करेगा? सो दैट इसलिए उसको बैठना सिखाना हमें ज़रूरी होता है ताकि हम उसको उसकी देखभाल कर सकें, ठीक है। और सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, इसलिए जब उसकी उम्र कितनी हो जाती है, 2 या 3 साल हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, 2 या 3 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है तो हम उसकी बैक पर, यानी उसकी पीठ पर एक लैडर के सहारे से ही पहुंच सकते हैं, इतनी लंबाई उसकी हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, इसीलिए उसको जो है धत, ये वाला जो कॉल है वो सिखाना ज़रूरी है, सिग्नल सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बेटर होगा अगर हम उसको ये सिखा देंगे, बैठना सिखा देंगे धत बोल करके, तो उसकी बैक पर चढ़ना हमें आसान होगा,
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम जो है उसके पीछे पीछे लैडर को लेकर के भागते रहेंगे। जब भी हमें उसके ऊपर चढ़ना होगा तो हम लैडर लगाएंगे फिर ऊपर चढ़ेंगे। इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम उसके पीछे लैडर लेकर के भागते रहें, सीढ़ी लेकर के भागते रहें। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ जो है एलिफेंट को सिखाना वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और उसको सीखने में, प्रॉपर तरीके से सीखने में लगभग 5 साल लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग होलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जी मास्टर कॉल होती है एक अजीब तरह की स्ट्रेंज हिसिंग साउंड होती है, हॉलिंग साउंड होती है, जैसे सांप की साउंड होती है, स्नेक की जो साउंड होती है उस तरह की साउंड होती है ये। एज इफ स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, और ऐसा लगता है वो इस तरह की आवाज़ होती है, इस तरह की साउंड होती है जैसे कि एक टाइगर और स्नेक आपस में क्या कर रहे हो, लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और इस तरह की आवाज़ आपको उसके कान में जो है क्रिएट करनी पड़ती है, उसके कान में क्रिएट करनी पड़ती है, प्रोड्यूस करनी पड़ती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आप जानते हैं मास्टर कॉल कब दी जाती है एलिफेंट को, या एलिफेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम जब मास्टर कॉल देते हैं, या मास्टर कॉल देने का मतलब क्या होता है, एलिफेंट क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे ए वेरी लॉन्ग एनीवेयर। जब आप जंगल के अंदर हैं, जंगल में खो चुके हैं, है ना, बहुत दूर चले गए हैं, सब कुछ एकदम ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप बहुत अंधेरे में हैं, बिल्कुल रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आपको, आपके ऊपर सिर्फ आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, और आपके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतनी डेयरिंग नहीं है कि आप जंगल के अंदर रुके रहें, वहाँ पे रुके रहें, आपको डर लग रहा है, आपको कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. अगर उस समय में, ऐसे समय में आपके पास एक ही चारा है, एक ही आपके पास में इलाज है कि आप मास्टर कॉल दीजिए। जैसे आप मास्टर कॉल देंगे तुरंत जो है एलिफेंट पेड़ों को उखाड़ता हुआ जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा, आपके पास पहुँच जाएगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. और ये सारे एनिमल्स जो है फिर डर जाते हैं मास्टर कॉल देने पर। जब एलिफेंट की जो एक्टिविटी होती हैं उन एक्टिविटीज़ को देख करके जो है सारे एनिमल्स वहाँ के डर जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ों को तोड़ता हुआ, क्रैश करता हुआ आ रहा होता है एलिफेंट आपके पास में, अपने मास्टर के पास में। मंकीज़ अपनी नींद से जाग जाते हैं और ब्रांचेस पे इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, जब मास्टर कॉल दी जाती है किसी एलिफेंट को, तो वो एलिफेंट अपने मास्टर को बचाने के लिए आ रहा होता है। यू कैन सी देम इन द मून लाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टार्स स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, है ना। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, है ना, आप उनको देख सकते हैं, चंद्रमा की रोशनी में भी देख सकते हैं। मंकीज़ की बात यहाँ पे है क्योंकि वो नींद में थे, वो जाग जाते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप देखोगे जब मास्टर कॉल दी जाती है, मास्टर कॉल देने पर जब एलिफेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे स्टैग्स जो हिरण होते हैं, डियर होते हैं, 12 सिंगा जिसको बोलते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से भागने लगते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप जो है टाइगर की ग्रोलिंग साउंड भी सुन सकते हैं दूर से। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, है ना, वो भी एक तरीके से डरा हुआ होता है। इवन टाइगर भी डर जाता है जब एलिफेंट को मास्टर कॉल दी जाती है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, इस तरीके से आगे वो जो है पेड़ों को जो है अपरूट करता हुआ, उखाड़ता हुआ जो है वो आपके पास पहुंचने की कोशिश करता है एलिफेंट। एंड द नेक्स्ट मतलब आगे से आगे पेड़ जो है नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, सारे पेड़ों को उखाड़ता हुआ जो है आपके पास में पहुंचने की कोशिश करता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। आपको फिर पता चलेगा कि उसने आपके लिए पूरा रास्ता तैयार कर दिया है जंगल से घर पर पहुंचने के लिए। तो ये इस तरीके से जो मास्टर कॉल दी जाती है वो कब दी जाती है, जब आप रास्ता भटक चुके हैं, जंगल के अंदर फंसे हुए हैं, आपको कुछ भी चारा नज़र नहीं आ रहा है, आपको आप डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, है ठीक है, आप कोई उम्मीद नहीं बची है, उस कंडीशन में अगर आप मास्टर कॉल देंगे तो जो है एलिफेंट आपके लिए पूरा रास्ता तैयार करेगा। तो ये मास्टर कॉल होती है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन गोपाल मुखर्जी जो है इस चैप्टर के जो है राइटर हैं, फ्रॉम करी द एलिफेंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।